जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी में टेक्सोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपके रेलवे एग्जाम में बायोलॉजी से संबंधित भी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं और जो बायोलॉजी से पूछे गए सवाल होते हैं मेरे मित्र, कहीं ना कहीं वो डेप्थ ऑफ कंसेप्ट होता है, यानी कि कंसेप्ट के गहराई से लाया हुआ क्वेश्चन होता है। तो ऐसे में मेरे मित्र, जो टेक्सोनॉमी से संबंधित आपके पुराने पेपर में सवाल पूछे गए हैं उसको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और आज के इस सेशन में हम लोग वैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला सवाल है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही सरल सा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। ऑप्शन है वंश, गण, जाति, कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेरे मित्र, सवाल बहुत ही सरल है और वैसे सभी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं आंसर टिक कर दिए होंगे। लेकिन मेरे मित्र, यहाँ पे सबसे पहला चीज जो आप सबों को समझना चाहिए और जो आपका टॉपिक भी है वो है सर टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण। और यहाँ पे आपसे सवाल करा जा रहा है कि जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। अब जीवधारियों का वर्गीकरण क्या है ये हम समझ ही नहीं रहे हैं, तो सर इसके आंसर को रटने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी फिर ये बताओ कि ये जो वर्गीकरण है ये क्या है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बायोलॉजी में वर्गीकरण जो है वो एक शाखा के रूप में है, ये आप कह सकते हो सर टेक्सोनॉमी जो है वो एक ब्रांच के रूप में है। और वर्गीकरण को बायोलॉजी में स्थापित करने का श्रेय जो है वो किसे जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कैरोलस लिनियस को जाता है। वर्गीकरण को बायोलॉजी में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आप क्या कहेंगे, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, यहां से एक सवाल और आपके एग्जाम के लिए बन पड़ता है कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर जब भी हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है तो हम कहेंगे कैरोलस लिनियस। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये वर्गीकरण होता क्या है। तो मेरे मित्र, आप सभी ने केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, पीरियोडिक टेबल से आप सभी परिचित हैं। और क्या कहते हो कि गुरुजी पीरियोडिक टेबल तो जितने भी हमारे पास तत्व हैं उनके गुणों को आसानी से समझने के लिए बनाया हुआ एक टेबल है। मेरे मित्र, ठीक उसी तरीके से बायोलॉजी में अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करते हैं तो बेसिकली बायोलॉजी में हमें पढ़ना होता है प्लांट और एनिमल के बारे में। और हम सबों को मालूम है कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में जो प्लांट और एनिमल की संख्या है वो क्या है सर, अनलिमिटेड है, असंख्य है। तो क्या हम इन सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एक साथ याद रख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे वर्गीकरण का मायने क्या हो जाता है। वर्गीकरण का मायने होता है कि जितने भी हमारे आसपास में पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उन सभी को समानता और विषमताओं के आधार पर, यानी कि उसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या उसमें सर डिफरेंसेस हैं, इसके बेस पे हम लोग जब उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब मेरे मित्र, बायोलॉजिकली तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि जब भी हमसे सवाल करा जाए कि व्हाट डिड यू मीन बाय टेक्सोनॉमी, तो हम सभी कहेंगे कि चूंकि जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा है, फलतः इन सभी जीवों के गुणों को आसानी से समझने के लिए जब हमारे द्वारा जीवों को उसके समानता और विषमता के आधार पर अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर, वर्गीकरण या फिर टेक्सोनॉमी कहते हैं, जिसको किसने स्थापित करा, कैरोलस लिनियस ने करा, और इसीलिए इसको हम लोग वर्गीकरण का जनक कहते हैं। अब मेरे मित्र, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि जब कैरोलस लिनियस ने पूरे वर्गीकरण को परिभाषित करा और वर्गीकरण को समझाने की कोशिश करा तो कैरोलस लिनियस के समय वर्गीकरण की मात्र 4 इकाइयां थी।
कैरोलस लीनियस के समय आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि कैरोलस लीनियस के समय यानी कि इसके समय या इसके द्वारा आप कह सकते हैं, इसके द्वारा वर्गीकी की 4 इकाई को बताया गया, यानी कि 4 यूनिट को बताया गया, 4 यूनिट को बताया गया। अब कई सारे छात्रों को ये यूनिट ही नहीं याद रखता कि गुरुजी ये यूनिट क्या बताया। तो मेरे मित्र बहुत ही सरल शब्दों में आप सभी ध्यान में रखेंगे, बस एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। इसी सवाल पे आपके इस सेशन के मतलब मोस्ट ऑफ द सवाल बन जाएंगे और आप कहेंगे ऐसा क्यों, आपने एक ही तरह के सवाल क्यों रखा। इसीलिए क्योंकि आप लोगों की ये लालसा रहती है कि एनटीपीसी में अलग कंसेप्ट आता है, एएलपी टेक में अलग कंसेप्ट आता है, ग्रुप डी में अलग कंसेप्ट आता है। तो मेरे मित्र आज देख लो, हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और अब इस क्वेश्चन के कंसेप्ट के आधार पे बाकी के जो रेलवे के एग्जाम है, एएलपी टेक, जेई, एनटीपीसी, उन सभी के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कैरोलस लीनियस के द्वारा वर्गीकी के 4 यूनिट को बताया गया और वो यूनिट क्या था, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे पीसीजीएस। क्या था? पीसीजीएस। अब आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है, तो P4 आप सभी ध्यान में रखेंगे फाइलम, P4 फाइलम और C4 क्लास और G4 जेनेरा और S4 आप सभी ध्यान में रखेंगे स्पीसीज। यानी कि फाइलम को हम लोग हिंदी में संघ कहेंगे, क्लास को हम लोग वर्ग कहेंगे, जेनेरा को हम लोग वंश कहेंगे और स्पीसीज को हम लोग यहां पे जाति कहेंगे। तो जिस वक्त कैरोलस लीनियस टेक्सोनॉमी के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो इनके द्वारा जो 4 यूनिट बताया गया था वो 4 यूनिट आपका फाइलम, क्लास, जेनेरा और स्पीसीज था। लेकिन मेरे मित्र कैरोलस लीनियस के बाद भी कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने जंतुओं को उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश करा और फिर वैज्ञानिक इस स्टेज पे पहुंचे, इस मतलब आप कह सकते हो कि कारगर पे पहुंचे कि उन्होंने ये बताया कि हमारे इस दुनिया में जितने भी जंतु हैं उनकी एक सबसे बड़ी संख्या कहां मिलेगी, आप सभी याद रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या किंगडम में मिलेगी, यानी कि जगत में मिलेगी। अब मेरे मित्र फिर वैज्ञानिकों ने इस किंगडम को क्या करा, तो सर इस किंगडम को सब किंगडम में कैटेगराइज कर दिया, यानी कि उप जगत में कैटेगराइज कर दिया। अब उप जगत में कैटेगराइज करने के बाद चला, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि प्लांट के लिए इन्होंने अलग शब्द का चयन करा, और एनिमल के लिए इन्होंने अलग शब्द का चयन करा। आप कहेंगे क्या, तो प्लांट को सर सब किंगडम के रूप में जब कैटेगराइज करा गया कि हम लोग अगर पूरे जगत की बात करते हैं, संपूर्ण जीव जगत की बात करते हैं, तो उसमें हमें सर 2 सब किंगडम देखने को मिलेगा, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। तो प्लांट को जो और डिवाइड करा गया उसके लिए सर डिवीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया और एनिमल को कैटेगराइज करने के लिए मेरे मित्र फाइलम शब्द का इस्तेमाल करा गया। और इसके बाद फाइलम और डिवीजन के बाद जो नीचे के यूनिट थे उसको मेरे मित्र किस रूप में परिभाषित किया गया, तो सर कॉफ जीएस के रूप में परिभाषित किया गया। आप कहेंगे गुरुजी ये नया नाम, मेरे मित्र नया नहीं है, बस आपको याद करने के लिए बताया। कॉफ जीएस का प्रयोग किया गया सर किंगडम, सब किंगडम के बाद, किसके लिए, डिवीजन और फाइलम के लिए। मेरे मित्र कॉफ C4 क्लास और ये जो आपका O है सर O4 ऑर्डर, F4 आपका फैमिली और G4 आपका जेनेरा और S4 आपका स्पीसीज। मतलब मेरे मित्र लीनियस के अनुसार जो वर्गीकी की इकाई थी वो 4 थी, फाइलम, क्लास, जेनेरा और स्पीसीज। जबकि मेरे मित्र जैसे ही बायोलॉजी डेवलप हुआ, अलग अलग वैज्ञानिकों का मत आने लगा, तो आधुनिक रूप से अब जो है जीवों को सर कितने यूनिट में कैटेगराइज किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे सर 5, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनेरा और सर स्पीसीज। ध्यान में रखेंगे क्लास यहां पे क्या होगा, सर हमारा वर्ग होगा। अब क्लास अगर वर्ग है तो ऑर्डर हमारा गण होगा और फैमिली आप कहेंगे सर फैमिली का मतलब तो हमारा फैमिली ही होगा। तो ध्यान में रखेंगे कि फैमिली को यहां पे हम कुल से रिप्रेजेंट करेंगे, जेनेरा को हम लोग यहां पे वंश से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीसीज को हम लोग यहां पे जाति से रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे मित्र स्पीसीज को क्या माना गया, वर्गीकी की मूल इकाई माना गया।
स्पीसीज को क्या माना गया? सर जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेरे मित्र इतना करने के बाद आपके माइंड में यह डाउट नहीं रहेगा यहां पे वंश क्या है, यहां पे गण क्या है, यहां पे कुल क्या है। अब आप सभी कहेंगे, सरेआम कहेंगे कि गुरुजी ये सभी वर्गीकरण के यूनिट हैं। और अगर आपसे सवाल ये कर लिया जाए कि इन पांचों, ये जो आपका पांचों क्रम से है वर्गीकरण के यूनिट में, निम्नलिखित में से दो के बीच में कौन आता है, तो आप कहेंगे कॉफ जीएस याद है तो हम पूरा का पूरा बता सकते हैं। तो मेरे मित्र याद रखना है बस की पॉइंट यहां से कि कैरोलस लिनियस के द्वारा 4 यूनिट में डिवाइड करा गया, जो कि पीसीजीएस के रूप में याद रख सकते हैं। और आधुनिक वर्गीकरण की जो हम लोग की मूल इकाई है उसमें हम लोग अगर टोटल यूनिट की बात करते हैं तो सर सब किंगडम के बाद जो है उसको 5 यूनिट में डिवाइड करा गया है, जिसको हम लोग कॉफ जीएस के रूप में याद रख सकते हैं, जहां से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा और स्पीसीज के रूप में हम लोग अपने सवाल का आंसर कर सकते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले सवाल को। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। और मेरे मित्र ये सवाल ELP एंड टेक 2018 में पूछा गया है और इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसका आंसर मेरे मित्र आप कमेंट करके बताइए। अगर आप सीखे हैं तो आप आंसर ही नहीं करेंगे तो फिर सीख के कोई फायदा ही नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? क्रम, संघ, वंश, वर्ग, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया है, क्या आप इसको बना पाएंगे? अब बहुत सारे छात्र यहां पे दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि पहले क्रम आया कि संघ आया कि वंश आया कि वर्ग आया, क्या रीजन है भाई इसके पीछे? तो सर जो यूनिट है वो हमको याद ही नहीं रहता है, हम लोग को यूनिट याद ही नहीं रहता है। वर्ग, गण, कुल, जेनरा ये सब हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है चला तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या याद रखना है? जब भी हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी के यूनिट की, जब भी हम बात करेंगे किसकी, टेक्सोनॉमी के यूनिट की, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी अभी तो आपने बताया कि कॉफ जीएस जो किंगडम है और सब किंगडम है, ये तो एक बेसिक बात है। इसके बाद जो 5 यूनिट है उसमें पहला आप कहेंगे सर क्लास, दूसरा आप कहेंगे सर ऑर्डर, तीसरा आप कहेंगे सर फैमिली, और चौथा आप कहेंगे सर जेनेरा, और पांचवा आप कहेंगे सर स्पीसीज। चला याद रखना, क्लास को वर्ग कहेंगे, ऑर्डर है तो इसको हम लोग गण कहेंगे, फैमिली कुल, जेनेरा हमारा वंश होगा, और स्पीसीज यानी कि प्रजाति। सवाल क्या पूछा जा रहा है चला इस टेबल से देख लो कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, मतलब फैमिली और स्पीसीज के बीच आएगा। आप कहेंगे गुरुजी वंश यानी कि जेनेरा, दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपके मन में यह भी सस्पिशन नहीं रहना चाहिए कि गुरुजी ये संघ क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि संघ को ही हम लोग इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, और इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? जंतु के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? जंतु के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, और यह सवाल ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था और बहुत सारे छात्र इसमें दिग्भ्रमित हुए थे उस टाइम। मेरे मित्र सवाल है कि निम्नलिखित में लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। लिनियस का जो पदानुक्रम है उसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को बोला जा रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो अवरोही क्रम है, ये जो अवरोही क्रम है, इसका मतलब होता है घटता हुआ क्रम। इसका मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर बढ़ता हुआ क्रम। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि घटता हुआ क्रम में हम लोग क्या करते हैं? बड़ा से छोटा की तरफ जाते हैं। अब यहां पे जगत, गण, जाति, वंश में कौन बड़ा होगा? मेरे मित्र जगत, संपूर्ण संसार। और फिर हम लोग सब किंगडम की बात करते हैं, फाइलम की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, मतलब सबसे बड़ा हमारा कौन होगा? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा जो जीवों की संख्या पाई जाएगी वो किसमें? आप कहेंगे जगत में। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा जो आपका जीवों का संख्या होगा वो किसमें? आप कहेंगे जगत में होगा। अब मेरे मित्र अगर हम लोग उसके बाद आएंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि जीव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फाइलम यूज करते हैं।
यानी कि संघ यूज करते हैं। तो जगत के बाद अगर हम लोग आएंगे तो सब किंगडम में डिवाइड करेंगे। अगर प्लांट है तो डिवीजन बोलेंगे, एनिमल है तो फाइलम बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर जगत के बाद जो शब्द आएगी वो आएगा संघ। कौन आएगा? आप कहेंगे संघ। उसके बाद कौन आएगा? आप कहेंगे क्लास। फिर कौन आएगा? आप कहेंगे सर ऑर्डर। फिर कौन आएगा सर? ऑर्डर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे मित्र? गण भी कहते हैं। और फिर कौन आएगा? आप कहेंगे फैमिली यानी कि कुल। और फिर कौन आएगा? जेनरा यानी कि वंश। फिर कौन आएगा? स्पीसीज यानी कि प्रजाति। मेरे मित्र हम लोग क्या हैं? तो सर जीवों की एक प्रजाति है। अब वो तो अलग अलग लोगों के द्वारा यहां पे हम लोगों में अलग अलग कास्टिज्म कर दिया गया है, लेकिन अगर सही से बायोलॉजिकली देखा जाए तो सभी मानव क्या हैं सर? एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सबसे ज्यादा जीवों की संख्या जगत में देखने को मिलेगी, उससे कम संघ, फिर वर्ग में, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर प्रजाति में। मेरे मित्र देख लीजिए कि ये सेम चीज आपको किस ऑप्शन में है। पहला है जगत और कुल, आप कहेंगे कहीं से सुटेबल नहीं है। दूसरा है जगत और गण, नहीं, जगत के बाद संघ आना ही चाहिए। और यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि सर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार कहीं पे भी डिवीजन की चर्चा ही नहीं की जा रही है, तो हम सीधे सीधे मानेंगे कि जंतुओं के वर्गीकरण की बात की जा रही है। अब मेरे मित्र जाति वंश है, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लो मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार डैश होता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संचलन। पहला सवाल तो यहां पे ये कि गुरुजी ये 5 जगत प्रणाली क्या है, और दूसरा सवाल ये कि जो जीवों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की प्रक्रिया थी, क्या उसमें किसी चीज को आधार माना जाता था? बिल्कुल मेरे मित्र। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इससे तो और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यहां पे 5 जगत प्रणाली में पूछा गया है, हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि अरस्तु के वर्गीकरण का आधार क्या था, कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण का आधार क्या था, आर्च व्हिटेकर के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो जंतुओं को जो आप यूनिट के रूप में क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो यहां तक पहुंचना अचानक से आसान नहीं था। इसके पीछे वैज्ञानिकों ने बहुत सारा अपना दिमाग लगाया। मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले अरस्तु ने जीवों को उसके वास स्थान, ध्यान में रखिएगा, वास स्थान मतलब क्या हुआ सर? आवास, रहने वाला घर। तो अरस्तु ने जीवों को उसके वास स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया था। पहला क्वेश्चन आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि अरस्तु ने निम्नलिखित में से किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण करा? आप कहेंगे सर वासस्थान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करा। दूसरा आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण का मुख्य आधार, मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहां पे आपको पादप और जंतु के रूप में याद रखना होगा। कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण का जो मुख्य आधार था वो पादपों के लिए उन्होंने ये बताया कि इसमें प्रचलन नहीं होगा। बोले तो पादप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, जबकि जंतु में क्या होगा? प्रचलन होगा, यानी कि जंतु एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन्होंने बताया कि पादप में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। पादप में क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, जबकि जंतु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन मेरे मित्र मुख्य रूप से फोकस इनका किस पे था? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रचलन पे था कि पादप चलने में असमर्थ होता है जबकि जंतु जो है वो चल सकता है। अब मेरे मित्र जो तीसरा इनका आधार था वो ये कि पादप की कोशिका भित्ति, या आप कह सकते हो कि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है।
और जबकि मेरे मित्र इन्होंने बताया जंतु के बारे में कि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि बाकी सब तो ठीक था कि प्रचलन में पादप असमर्थ है जबकि जंतु समर्थ है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा पादप में, जंतु में नहीं होगा, ये तो ठीक था। लेकिन मेरे मित्र जब कैरोलस लिनियस साहब के इस द्विजगत वर्गीकरण को आगे फैलाया गया तो पाया गया कि बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं भी कर रहे हैं तो भी जीवित हैं। अब ऐसे जीवों को कहां रखा जाए? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उसी समय कौन आए? E.H. हैकल, अर्नेस्ट हैकल साहब आए, जिन्होंने क्या करा, एक अलग तीसरे जगत की खोज करा जिसको हम लोग प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। और फिर मेरे मित्र जब फंजाई जैसे यानी कि कवक जैसे जीवों की बात की गई तो इनके बारे में देखा गया कि सर ये परपोषी होते हैं, यानी कि ये दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मेरे मित्र फिर क्या किया गया, फंगी के लिए अलग कैटेगरी बनाया गया और उसके बाद फिर से सर मोनेरा का आविर्भाव हुआ, यानी कि मोनेरा को खोजा गया और R.H. विटकर साहब ने क्या करा, इन सभी को मिला करके सर 5 जगत बना दिया, यानी कि पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर मेरे मित्र जो फंगी, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? तो अरस्तु ने जीवों को वासस्थान के आधार पर, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण का मुख्य आधार कुछ इस तरीके से माना। अब मेरे मित्र जो R.H. विटकर के द्वारा, ध्यान में रखेंगे कि 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा दिया गया, यह भी सवाल बन पड़ता है। 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा दिया गया? आप कहेंगे R.H. विटेकर के द्वारा, R.H. विटेकर के द्वारा। और मेरे मित्र ये जो 5 जगत प्रणाली है इसमें कौन कौन आ जाता है? ध्यान में रखना, मोनेरा आ जाता है, और कौन आ जाता है? प्रोटिस्टा आ जाता है, प्रोटिस्टा आ जाता है, और कौन आ जाता है? सर फंगी आ जाता है, और कौन आ जाता है? सर प्लांटी आ जाता है, और कौन आ जाता है? एनिमेलिया। कौन आ जाएगा? एनिमेलिया। तो मेरे मित्र ये जो R.H. विटकर का 5 जगत प्रणाली था, ये 5 जगत प्रणाली बेसिकली किस पे आधारित था? आप सभी ध्यान में रखेंगे, पोषण पे आधारित था। किस पे आधारित था? पोषण पे आधारित था, यानी कि इन 5 जगत के जो जीव होते हैं वो किस तरह से अपने पोषण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, पोषण पे आधारित था। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि मोनेरा के बारे में यह बताया गया कि ये जो जीव होंगे, जो मोनेरा कैटेगरी के जीव होंगे, ये क्या होंगे? तो कुछ स्वपोषी भी होंगे, लेकिन मतलब कुछ में सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, कुछ ऐसे होंगे जो रसायन संश्लेषी होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से दूसरे पर डिपेंड होंगे। मेरे मित्र इसको तो तीनों कैटेगरी में रख दिया गया। अब फंगी के बारे में बोला गया कि ये सैप्रोफाइट्स होगा, मृत जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण करेगा। और मेरे मित्र प्रोटिस्टा, तो ये ऐसे थे जो कि जंतु और कह सकते हैं पादप के बीच में थे। यूग्लिना जैसे प्लांट इसी के अंतर्गत आते हैं, क्लेमाइडोमोनास इसी के अंतर्गत आते हैं। और यूग्लिना में खासियत क्या है कि अगर सनलाइट मिला तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बना लेगा, और सनलाइट नहीं मिला तो दूसरे का भोजन खा लेगा। तो मेरे मित्र कुल मिला के जो 5 जगत प्रणाली R.H. विटेकर की थी वो किस पे आधारित था? पोषण पे आधारित था। इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन के मर्म को भी समझ पाए होंगे, और यहां से आपके 3 सवाल तो आसानी से बन जाएंगे। कैरोलस लिनियस के वर्गीकरण का मुख्य आधार प्रचलन, अरस्तु का वासस्थान, और 5 जगत प्रणाली का आप कहेंगे सर पोषण। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक? अब मेरे मित्र अभी जस्ट आपने देखा है कि सर अगर हम वर्गीकरण के पदानुक्रम की बात करेंगे तो हमें पहले किंगडम से आना होगा, सब किंगडम पे जाना होगा, फाइलम डिवीजन के बाद हम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीसीज पे पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जो हमें समान लक्षण वाले जीव दिखाई पड़ेंगे वो कहां? सर जगत यानी कि किंगडम में, यानी कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7 कि विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मोनेरा कैटेगरी के जंतु होते हैं ये क्या होते हैं, आप सभी याद रखेंगे, प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। और मेरे मित्र प्रोकैरियोट्स जैसे ही हम कहेंगे तो आप कहेंगे सर इसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि मोनेरा कैटेगरी के जो जीव जंतु होंगे उसमें सर हमें उसके कोशिका में नाभिक देखने को नहीं मिलेगा। और आप सबों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मोनेरा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत कौन आ जाएंगे, आप सभी याद रखेंगे सर बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, ये किसके अंतर्गत आएंगे, आप कहेंगे सर मोनेरा के अंतर्गत आएंगे, जो कि क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, यानी कि सर आपका अविकसित एक कोशिकीय जीव होता है। अब साइनोबैक्टीरिया सर इसी के अंतर्गत आता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आ जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो आपका यूग्लिना है, जो यूग्लिना है सर, साथ ही साथ मेरे मित्र जो डाइटम है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आप कहेंगे सर प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब प्लांटी तो सर सभी प्लांट, अब सभी प्लांट मतलब क्या, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ग्रुप के जो भी प्लांट हैं। और कवक में मेरे मित्र पेनिसिलियम, आप कहेंगे सर इससे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, तो कवक पेनिसिलियम है। बाद बाकी के मेरे मित्र आप सभी कहेंगे गुरुजी इसका तो एग्जांपल हम समझ ही रहे हैं। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। आप कहेंगे गुरुजी एनिमेलिया तो शामिल है, अभी आपने बताया है, फंजाई भी शामिल है, ये भी बताया है, प्रोटिस्टा भी शामिल है, ये भी बताया है, जबकि प्रोटोजोआ नहीं शामिल है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लो चला, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहन करने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो बैक्टीरिया आपको अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि सर इसकी जो कोशिका होती है वो एंडोस्पोर्स से बनी होती है। और ये एंडोस्पोर्स क्या होता है सर, एक कठोर निर्जीव आवरण होता है, या आप सिंपल कह सकते हो एक कठोर आवरण होता है, जो कि मेरे मित्र इसे विषम परिस्थिति में भी क्या होता है, बनाए रखता है। इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मन में आएगा कि गुरुजी ये एंडोटॉक्सिन क्या है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये आपका एक प्रकार का लिपोपॉलीसैकेराइड है। क्या है सर, लिपोपॉलीसैकेराइड है, जो क्या करता है, तो सर विभिन्न बैक्टीरियल जो आपका मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके कोशिका झिल्ली को तैयार करता है, यानी कि उसकी जो सर सेल मेम्ब्रेन होती है उसको तैयार करता है। अगला सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जीवाणु इन सभी कंडीशन में रह सकता है, इसीलिए क्योंकि सर जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो एक कठोर निर्जीव आवरण एंडोस्पर्म से बना होता है, और वो एंडोस्पर्म सर जीवाणु को किसी भी परिस्थिति में सर जीवन यापन हेतु क्या करती है, कंफर्टेबल बनाए रखती है। ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि पादपों और जंतुओं के बीच का जीव, तो आप कहेंगे यूग्लिना। यहां पे लिख लेंगे कि पादपों एवं जंतुओं के बीच का जीव आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यूग्लिना। बाद बाकी मेरे मित्र विषाणु, आप सभी ध्यान में रखना इसके बारे में कि विषाणु जो है इसको हम लोग कोशिका सिद्धांत का ही अपवाद मानते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये सजीव के साथ सजीव जैसा व्यवहार करता है और निर्जीव के साथ निर्जीव जैसा व्यवहार करता है। और आपके कई एग्जाम में चला ये सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, निम्न में से कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु यानी कि वायरस है। अमीबा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे ये आपका एक कोशिकीय जीव है, यानी कि इसके बॉडी का निर्माण सर एक सेल से होता है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट हैं। मेरे मित्र इस सवाल को लाने का हमारा कोई मकसद नहीं था,
लेकिन जो क्वेश्चन की सर लैंग्वेज है वो हमें स्टैंडर्ड लगा, तो हमें लगा कि आपके ऊपर भी इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज का अप्लाई होना चाहिए कि आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। और मेरे मित्र इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम आप सबों के ऊपर छोड़ रहे हैं कि सही आंसर क्या होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे मित्र साइनोबैक्टीरिया। ब्रायोफाइटा आप कहेंगे प्लांट किंगडम का हिस्सा है। हरित शैवाल, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग बोलते हैं। और मेरे मित्र इससे भी हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कहां रहेगा? आप कहेंगे सर नमी वाले जगह पे। जीवाणु तो आप सभी देख रहे हैं कि मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं। अब मेरे मित्र आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं और कई सारे छात्रों को मैंने शिकायत करते हुए सुना है कि सर इस तरह के सवाल हमको देखने को कहां मिलेगा। जबकि मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि ये जो बैसिली है और इसके साथ ही कोकई या फिर स्पाइरिला, ये सब के सब जीवाणु हैं और इन सभी की संरचनाएं अलग अलग होती है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें सर जीवाणु में, अगर हम बात करें जीवाणु में किसकी चिला? बैसिलस की। किसकी? बैसिलस की। तो इसकी जो संरचना होती है वो दंडनुमा यानी कि रॉड शेप होता है, आप कह सकते हो छरनुमा। और मेरे मित्र जो आपका कोकई जीवाणु होता है उसकी संरचना गोल होती है। और जो स्पाइरिला नामक जीवाणु है इसकी संरचना आपको कैसा दिखेगी? कॉमा की तरह दिखेगी। कैसा दिखेगी? कॉमा की तरह दिखेगी। तो यहां पे जो सवाल करा जा रहा है कि वैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होते हैं, तो आप सभी कहेंगे छरनुमा। अब कॉमा के आकार का जीवाणु आप सभी कहेंगे गुरुजी स्पाइरिला। कॉमा के आकार का जीवाणु स्पाइरिला। गोलाकार जीवाणु तो कोकई। गोलाकार जीवाणु कौन होगा? आप कहेंगे कोकई हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहते हैं? मेरे मित्र इसे हम लोग मोनोट्राइकस कहते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस और बेसिट्राइकस ये क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे फ्लैजिला के कुछ टाइप को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चला ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछा गया यहां पे कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो हमने बोला इसको चला मोनोट्राइकस कहेंगे। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि किसी जीवाणु के एक सिरे पर एक से ज्यादा फ्लैजिला होगा तो उसको हम लोग लोफोट्राइकस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। और किसी जीवाणु के सर दोनों सिरों पर एक से ज्यादा अगर आपका फ्लैजिला होगा तो उसको हम लोग एम्फीट्राइकस कहते हैं। और किसी जीवाणु के पूरे शरीर में फ्लैजिला होगा उसको हम लोग पेट्रीट्राइकस कहते हैं। तो पेरिट्राइकस यहां पे आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे वैसा जीवाणु, वैसा जीवाणु, वैसा जीवाणु जिसके, वैसा जीवाणु जिसके पूरे शरीर पर फ्लैजिला हो। वैसा जीवाणु जिसके पूरे शरीर पर फ्लैजिला हो। कोई दिक्कत चला? अब एम्फीट्राइकस क्या होगा? तो सर वैसा जीवाणु, एम्फीट्राइकस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? वैसा जीवाणु, वैसा जीवाणु, जीवाणु जिसके, जिसके दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर घना फ्लैजिला हो। घना मतलब एक से ज्यादा। अब बेसिट्राइकस तो आप कहेंगे सर बेसिट्राइकस जो है वो जीवाणु का टाइप होता ही नहीं है। जब भी होगा तो मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। अगला सवाल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मेरे मित्र बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म दैट्स ऑल आर बिलोंग्स टू द मोनेरा। बट डाइटम आप कहेंगे सर डाइटम तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देख लो चला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? जू, इसको लाइस बोलते हैं चला। एक कोशिकीय आप कहेंगे बहुकोशिकीय होगा। ब्रेड और फफूंद आप कहेंगे सर बहुकोशिकीय होगा। पैरामेसियम सिंगल सेल है। अमरबेल आप कहेंगे बहुकोशिकीय होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एक कोशिकीय पूछा जा रहा है।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17, यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिसे पक्षमाभिका सीलिया कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। मेरे मित्रों ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, जू। क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम पैरामेसियम की संरचना की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा और इसके बॉडी के ऊपर में ये क्या है, सीलिया जैसी संरचना है। और मेरे मित्र आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो सीलिया है वही इसके भोजन को पकड़ने में से मदद करता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। मेरे मित्र प्लाज्मोडियम, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरियल पैरासाइट होते हैं और मलेरियल पैरासाइट वो होते हैं जो मलेरिया का कारण बनते हैं। और इसमें क्या होती है, आप सभी याद रखेंगे, इसमें मल्टीपल फिजन के थ्रू जो इसके सेल होते हैं वो बढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसमें जनन मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। बोले तो सर बहुविखंडन के थ्रू जनन की प्रक्रिया होती है। बाद बाकी जू, ढील आप सभी समझ रहे होंगे और यूग्लिना के बारे में तो हम लोग पूरा सेशन ही चर्चा किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है। मुंह, शरीर की पूरी त्वचा, खसाभिका की गति, पक्षमाभ की गति। क्या कहेंगे, शरीर की पूरी त्वचा से होता है। और अमीबा की संरचना अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का नहीं होगा। चला हम थोड़ा सा अल्टर बना दिए। हो हाँ, अब ठीक है ये। अब अगर इसके आसपास भोजन आएगा तो क्या करेगा, ये अपना बढ़ाते चला जाएगा और इसको पूरा घेर लेगा और इसके अंदर से रसायन निकलेगा, वहीं पर रस चूसा, बात खत्म। तो मेरे मित्र इसके शरीर के पूरी सतह से जहां पे भी इसको भोजन दिख जाएगा ये अपने शरीर को क्या करेगा, बढ़ाना शुरू करके सूडोपीडिया यानी कि कूटपात बना लेगा। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। संकुचनशील रसधानी, जिसको मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो क्या करता है सर, अमीबा जैसे जीवों में जो जल की मात्रा होती है उसको संतुलित करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाद बाकी कोशिका द्रव, आप सभी को मालूम है कि कोशिका में पाया जाने वाला रस। और मेरे मित्र प्लाज्मा झिल्ली, आप कहेंगे कोशिका चारों ओर जिस झिल्ली से घिरी हुई रहती है उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और इसको हम लोग खाद्य रसधानी, फूड वैक्यूल्स, किस में मिलेगा, याद रखना अमीबा में मिलेगा। किस में मिलेगा, अमीबा में मिलेगा। अगला सवाल देख लो। चला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं, एक से दो होगा बाइनरी विखंडन, जिसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, और दूसरा एक से अनेक, उसको हम लोग मल्टीपल फिजन, जो कि आपको मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि सूडोपीडिया डैश पर मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो याद रखिएगा सूडोपीडिया की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कूटपाद कहते हैं, जो कि कहां देखने को मिलेगा, अमीबा में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रा में चला अगर मन भटक रहा होगा तो याद रखना मुकुलन देखने को मिलता है, सूडोपीडिया देखने को नहीं मिलता है। और पैरामेसियम में आप कहेंगे सीलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है। किंगडम प्लांटी, आप कहेंगे नहीं होगा सर, फंजाई नहीं होगा, मोनेरा नहीं होगा, प्रोटिस्टा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्र टेक्सोनॉमी के ये 22 सवाल मुझे लगता है कि आपका जो टेक्सोनॉमी का कंसेप्ट है उसको बेहतर तरीके से क्लियर करा होगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।